नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि आज सोमवार है और सोमवार को होता है लाइव फोन इन प्रोग्राम, सजीव फोन इन प्रोग्राम, जिसमें आप अपने सीधे सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। आज का विषय है मधुमक्खी पालन से रोजगार की संभावनाएं। फोन नंबर हम आपको बता देते हैं, आप नोट कर लीजिए और फोन करिए जरूर हमको 0755-266-0049 और टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। इन नंबरों पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा सजीव फोन इन प्रोग्राम है वो मीठा मीठा है। जी हाँ, वो है मधुमक्खी पालन पर। तो क्यों ना एक मीठी सी शुरुआत करते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं नेहा राय, मधुमक्खी पालन। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्ते किसान भाइयों। नेहा मैम, जैसे कि मधुमक्खी पालन एक कृषि व्यवसाय का बहुत एक अच्छा पूरक व्यवसाय हो सकता है, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, क्यों करें हमारे किसान भाई इसको? एक्चुअली सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो है कि डर, मक्खियों से डर लगता है सबको, क्योंकि उनको ये लगता है मक्खियां अगर आएंगी तो वो काट लेंगी जी। तो ये एक मेन रीजन है उनका हाँ। नहीं करने का जी। बाकी उनको अभी करना इसलिए चाहिए क्योंकि इसका खेती में बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी किसान भाई हैं अगर वो मधुमक्खी पालन करते हैं तो उनको इसमें बहुत फायदा मिलता है उनकी खेती में, किसानी में। जी, आपने फायदे की बात की, तो क्या फायदे हो सकते हैं? सबसे बड़ा जो फायदा है वो तो उनका ये होता है कि वो जो भी फसल लगा रहे हैं उसमें बढ़ोतरी होती है और उसमें बढ़ोतरी 25% से लेके 50% तक बढ़ोतरी होती है। प्रतिशत मतलब 25% से 50% तक बढ़ोतरी उनको होती है, इसलिए उन्हें ये जरूर करना चाहिए। जी, अगर हम बढ़ोतरी की बात आप कर रहे हैं तो कैसे बढ़ोतरी होती है फसल में? क्या होता है, जब आप कोई भी फूल खिलता है, कोई भी खेती करते हैं, नॉर्मल जो एक प्रक्रिया है वो ये होती है कि जैसे ही फूल खिलता है उसमें एक परागकण की अभिक्रिया होनी चाहिए, पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं। उसमें ये होता है कि फूल जितने भी हैं अलग अलग होते हैं, कुछ नर फूल होते हैं, कुछ मादा फूल होते हैं, तो उनके जो परागकण होते हैं वो एक से दूसरे की तरफ जाना चाहिए। इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैम, हम आगे भी बात करेंगे। हमारे जो किसान भाई हैं वो हमसे बात करना चाहते हैं। नंद स्वरूप जी हैं बाराबंकी से, हम बात करेंगे। जी, स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए। नमस्कार, तो मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। जी मैडम, मैं जानना ये चाहता हूँ कि मधुमक्खी पालन करने के लिए किसान को कहाँ ट्रेनिंग करनी चाहिए, कहाँ जानकारी लेना चाहिए, कितने डिब्बे से को स्टार्ट करनी चाहिए, और दूसरी चीज मधुमक्खी पालन करने के लिए उससे पहले वो अपने खेती में ऐसी कौन सी फसल बोए जिससे मधुमक्खियों का भी चारा बढ़ता रहे और मेरी फसल की आय और पैदावार दूनी होती रहे। जी जी, तो हाँ जी, तो आपको इसके लिए जो आपको प्रशिक्षण चाहिए उसके लिए अपनी सरकार की तरफ से ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां आप जा सकते हैं, आपको अच्छे से प्रशिक्षण मिलेगा। जैसे कि नाबार्ड हो गया है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, केवीके हैं। यहाँ से आप कहीं पर भी चाहेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से मधुमक्खी पालन के बारे में बताया जाएगा। कितने डब्बे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपके पास खेती कितनी है, आप कौन से एरिया में करना चाह रहे हैं, कौन सी जगह करना चाह रहे हैं। एंड जो तीसरा सवाल था वो ये कि कौन सी फसल लगानी चाहिए। अगर आप शहद के लिए करना चाह रहे हैं तो आप बहुत सारे जो भी तेल वाली क्रॉप होती हैं वो लगाएं, या फिर कि आप कोई भी फसल लगाएं, सिर्फ चावल और गेहूं को छोड़ के बाकी सभी फसल में मधुमक्खी पालन का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, हम बात कर रहे थे परागकण की, कि परागकण कैसे मतलब इसमें सहायक होता है मधुमक्खी का। जी, एक्चुअली होता क्या है, दो फूल होते हैं, एक मादा फूल होता है, एक नर फूल होता है। तो परागकण एक से दूसरे के पास पहुंचना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे जीव जंतु, तितलियां होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे तितली हो गए, मक्खियां हो गई हैं, चिड़िया हो गई हैं, कुछ सारी जो अपना खाना लेने के लिए जाती हैं, लेकिन जाने अनजाने वो यहाँ से वहाँ परागकण को एक दूसरे में भेजती रहती हैं। वो प्रक्रिया उसी से जो फूल है वो फल में बदलता है। पहले क्या होता था, बहुत सारी मक्खियाँ होती थी, जो जंगली मक्खियाँ, देसी मक्खियाँ, जो हमारे मम्मी पापा के टाइम पे बहुत ज़्यादा,
लेकिन अभी खेतों में इतना ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालने से बिल्कुल। वो जो नेचुरल मक्खियाँ हैं वो सब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। तो इसी वजह से हमें एक ये नया तरीका अपनाना पड़ रहा है कि हम डब्बों में मक्खियों को रख के फिर यहाँ से वहाँ जहाँ जहाँ ले जाना चाहें और ऐसे करके मधुमक्खी पालन करते हैं। मतलब परागकण के वाहक के रूप में मधुमक्खियां काम करती हैं। हाँ जी। मतलब हम कह सकते हैं कि परागकण को बहुत अच्छा व्यवस्थित करवाना है हमें, हाँ। और अच्छा उच्च कोटि का करना है, तो मधुमक्खियां उसमें हमें बहुत सहायता करेंगी। बहुत फल सहायता। अच्छा आएगा तो डेफिनेटली खेती भी बहुत अच्छी होगी। ये आपने बहुत अच्छा तरीका बताया आपने। अगर हमारे कोई किसान भाई हैं और मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो वो कैसे तैयारी कर सकते हैं? तैयारी करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं लगता है। अगर कोई किसान भाई सबसे पहले उसको प्रशिक्षण लेना चाहिए, जिसके लिए वो कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट में, जो जैसा कि नाबार्ड है, केवीके है, किसी में भी जाए वहाँ से उनको प्रशिक्षण मिल जाएगा। उसके बाद उनको मधुमक्खी के डब्बे आते हैं, वो डब्बे उनको लेना पड़ेगा, जिनको बीहाइव बोलते हैं जी। वो डब्बे उन ले। वो शुरुआत में 2, 5, 10 डब्बे से शुरुआत कर सकते हैं, उनको रखें और बाकी का जितना भी वो ट्रेनिंग लें, लेकिन उनको जो सही ज्ञान किस जी। तरीके से करना है वो। मैम हम आगे बात करेंगे। संदीप साहू हमारे किसान हमसे जुड़ रहे हैं जी, स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए। जी मैडम, नेहा जी से मेरा ये सवाल था, अगर हम इसके लिए स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ सर्विस मतलब फंड वगैरह प्रोवाइड करेगी, मतलब किस सरकार की स्कीम के थ्रू हम इससे जुड़ना चाहें? जी, आपको बहुत सारे अगर आप करना चाह रहे हैं, आपको इसके लिए कुछ ऋण वगैरह लेना है, तो आपको जी। इसके लिए बहुत सारे नाबार्ड में कुछ प्रोग्राम्स चलते हैं जिनके थ्रू बैंक आपको ऋण दे देगी। इसके साथ साथ इसमें आपको सरकार की तरफ से अनुदान भी मिलता है। अगर आप करते हैं तो एक डब्बे पर 1600 रुपए की सब्सिडी आपको मिलती है। जी, तो आसानी से कर सकते हैं, बहुत हमारे आसानी किसान से आप इसको बिल्कुल। कर सकते हैं। जी, तैयारियों की हम बात कर रहे थे। हाँ जी। कि किस तरह तैयार करेंगे हमारे किसान भाई डिब्बे? जी, तो डब्बे तैयार करने के लिए जैसा कि वो कहीं से भी डब्बे ले सकते हैं, उसके बाद वो आराम से डब्बों को उनको रखें। प्रशिक्षण लेने के बाद जो भी वो तैयारी, उन्हें खास स्पेशल कोई तैयारी नहीं करनी है। बस सबसे इम्पोर्टेंट जो तैयारी है वो एक ही है कि वो खेतों में जहाँ वो रख रहे हैं उस जगह पे कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हाँ। ये सब ना जी, डालें, बिल्कुल। क्योंकि मक्खियाँ भी इंसेक्ट होती हैं और वो उन पर भी असर होगा। जैसे ही आप इंसेक्टिसाइड डालेंगे, बाकी इंसेक्ट की तरह ये भी सारे खत्म हो मतलब जाएंगे। कीटनाशकों का उपयोग ना ना करें उस किया जाए। जगह पे, बाद में कर लें भले ही, लेकिन जिस समय डब्बे रखेंगे तो उस समय ना करें इस चीज के लिए। हाँ जी। क्या अलग फसल लगाने की जरूरत पड़ती है? जैसे अगर हमें मधुमक्खी पालन करना है तो क्या हम उसके लिए अलग फसल लगाना जरूरी है कि नहीं, हम किसी भी फसल में मधुमक्खी पालन कर सकते हैं? किसी भी फसल में आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। इनफैक्ट करना चाहिए, किसी भी फसल में आप मधुमक्खी पालन करें। सिर्फ चावल और गेहूं, जी। इन दो से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में जो पॉलिनेशन, परागकण की जो अभिक्रिया होती है वो हवा से होती है, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। जी जी। तो इनको छोड़ के बाकी सभी फसल में करना चाहिए, आपको सभी में बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ शहद के लिए करना चाह रहे हैं तो आप कोई भी तेल क्रॉप लगाएं, जैसे सरसों, तिल, सूरजमुखी एक्सेट्रा। ऐसा क्यों है मैम, इसके बारे में बताएं। हाँ जी, क्योंकि इनमें फैट बहुत ज़्यादा होता है। इनके जो फूल भी होते हैं, छोटे छोटे फूल आते हैं। मक्खियों को छोटे छोटे फूल ज़्यादा पसंद आते अच्छा। हैं। इनमें नेक्टर ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा नेक्टर होगा इनको उतना ज़्यादा शहद मिलता जी, है। जी। तो इसीलिए इन फूलों से शहद ज़्यादा बनता है। बिल्कुल। ये तो तेल वाली फसलें अगर हमारे किसान भाई लगाएंगे तो शहद का उत्पादन भी ज्यादा होगा, ज़्यादा होगा। और तेल वाली फसल तो वैसे ही बढ़ जाएगी। Yes, yes, जी yes, बिल्कुल। हाँ जी। नेहा मैम, आपने ये जो जानकारी हमें दी कि हम लगा सकते हैं, फिर वही बात आती है, एक डर होता है कि मधुमक्खी काटती है। हाँ जी। तो कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जिनसे हम शहद भी ले सकते हैं और वो हमारे फसल ले सकते हैं और हमारे किसान भाइयों की रक्षा भी हो जाएगी? हाँ जी, एक्चुअली ये डर इसलिए है क्योंकि जो देसी मक्खियाँ होती हैं, वो मक्खियाँ जब काटती हैं तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे कोई भी मक्खी काटेगी वो आपके ऊपर एक खुशबू छोड़ के जाती है। उस खुशबू को बाकी सारी मक्खियाँ फॉलो करेंगी। आपने न्यूज़पेपर में जी। और बहुत सारी जगह पढ़ा होगा जी, जी। कि किसी को मधुमक्खी पालन काटने, मधुमक्खी मतलब मधुमक्खी की वजह से, सॉरी माफ कीजिएगा, मधुमक्खियों की वजह से किसी की मौत हो गई जी। या फिर कि कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो वो इस वजह से नहीं होता कि मधुमक्खी ने काटा, उसके जहर से हुआ। वो होने का रीजन ये होता है कि आपके नाक वगैरह वाले एरिया में काटने से नस फूल जाती है, जिससे ब्रेन में खून फ्लो नहीं हो पाता, अच्छा। खून नहीं जा पाता, उसके वजह से वो मौत होती है, वो कारण होता है। इसके जहर से कुछ नहीं होता। सेकंड, जो अभी मधुमक्खी पालन के लिए यूज की जाती हैं, ये इटालियन मक्खियां हैं। ये पालतू मक्खियां होती हैं, जैसे कि गाय है, बकरी पालन करते, ऐसे ये
मक्खियाँ जो हैं वो पालने वाली होती है। ये इटालियन बीज हैं, इनको मैं 2-3 वैरायटीज आती हैं, जैसे कि एपिस मेलिफेरा है, एपिस सेरेना है। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जो पहाड़ी एरियाज हैं उनमें एपिस सेरेना वर्क करती है, और जो नॉर्थ इंडिया है पूरा फ्लैट लैंड है जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पे एपिस मेलिफेरा वर्क करती है। ये मक्खी आपको ऐसे काटती नहीं है, आपके पीछे कभी झुंड नहीं भागेगा, जो भी होगा। कभी मक्खी काटती भी है तो वो 1 या 2 ही काटती है। ये बहुत ही फ्रेंडली मक्खियाँ होती हैं, तो ये रीजन है आप इनके साथ करें, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने मक्खियां तो बता दी हमें, प्रजाति भी बता दी, इनकी कार्य प्रणाली थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए। थोड़ी उत्सुकता है कि इसकी कार्य प्रणाली किस तरह होता है, शहद कैसे बनता है, इनका प्रजनन कैसे होता है, कार्यकाल क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। हाँ जी, जैसे कि मैं बता रही हूँ, एक डब्बे में एक रानी मक्खी होती है, बाकी की सारी मक्खियाँ होती हैं जो फीमेल होती हैं, मादा मक्खियाँ होती हैं, और कुछ 5 से 10% नर मक्खियाँ होती हैं जो नर होते हैं। तो जो रानी मक्खी है, जो क्वीन भी जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है एक डब्बे में। उसका लाइफ स्पेन होता है 3 साल से 5 साल तक। बाकी सभी मक्खियों का लाइफ स्पेन जो होता है वो होता है 30 दिन से 60 दिन तक। ठीक है। रानी मक्खी 3 से 5 साल तक रहती है, और सिर्फ एक वही रहती है जो कि डब्बे में अंडे, लार्वा, एग देती है, जिनसे कि मक्खियों में भी बढ़ोतरी होती है, मक्खियां रहती हैं। वरना अगर रानी मक्खी नहीं होगी तो 30 से 60 दिन में पूरा जो बॉक्स है, डब्बा है, वो पूरा खत्म हो जाएगा और आगे कोई मक्खी नहीं आएगी। इनका कार्य प्रणाली ये होता है, मक्खी जैसे ही पैदा होती है, पैदा होते ही उसका जो काम होता है वो होता है क्लीनिंग करना। शुरुआत के कुछ 4-5 दिन वो सिर्फ क्लीनिंग करती है। उसके बाद अगले 4-5 दिन, 10 दिन तक वो छोटे जो बच्चे हैं, लार्वा हैं, उनको खाना खिलाना होता है, खाना देने का, फीड देने का काम करती है। उसके बाद रानी मक्खी दूसरों को, एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, ये काम होता है। इसके बाद जो आगे के कुछ 5 से 10 दिन है, उसमें रानी मक्खी बाहर गार्ड करती हैं। जैसे कि जो बोलते हैं कि मक्खियां काट लेती हैं, तो सारी मक्खियां नहीं काटती, जो सिर्फ सिलेक्टेड गार्ड मक्खियां जिनको बोलते हैं, पहरेदार जिन्हें बोलते हैं, वो काटती हैं। तो सिर्फ वो काटेंगी। उसके अलावा फिर जो उसका आखिरी का, उससे जो उसका लाइफ, जब तक वो जिंदा है तब तक वो बाहर जाके फूलों से नेक्टर ले लेके आके, रस लाके और इकट्ठा करती है। ये अपने मरने तक उसका काम है। उसका है। कितने दिन में एक शहद हमें मिल जाता है एक डिब्बे से? शहद के लिए पूरा का पूरा जो भी है वो कितना, आप जिस क्षेत्र में आप रख रहे हैं वहाँ कितना फूल लगा हुआ है, कितना फ्लोरा फोना है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना फूल होगा उतना शहद आएगा। ये कोई फैक्ट्री नहीं है, ये मैं सबसे जरूरी बताना चाहूंगी। किसानों को लगता है कि मधुमक्खी पालन मतलब कोई फैक्ट्री है, आज हमने डब्बे रखे कल से प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये कंप्लीटली एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें आप डब्बे रख रहे हैं, मक्खी को अगर खाना मिलेगा इतना तो ही वो स्टोर करेगी। अगर उसके पास खाना नहीं है तो वो स्टोर कैसे करेगी? तब तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वरना वो मर जाएगी। तो हमें उनकी व्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी। अगर उनको भोजन अच्छा मिलेगा तो वो हमें उत्पादन भी अच्छा देंगे। मैंने कई जगह देखा है, ये आंवले का शहद है, ये जामुन का शहद है, ये किसी दूसरी चीज़ का शहद है, तो ये कैसे इसको डिफाइन करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, एक्चुअली इसके लिए जो होता है, इसके लिए जो जितने भी बी कीपर हैं, जो भी मधुमक्खी पालक हैं, इसके लिए वो ऐसे क्षेत्र देखते हैं जहाँ पे कौन सी फसल लगी हुई है। जैसे कि लीची हो गया, जामुन हो गया। तो जैसे मैं लीची की बात करूँ तो लीची के लिए क्या होता है, आप बिहार तरफ जाएं या उत्तराखंड जाएं, बिहार में हाजीपुर तरफ सभी जगह लीची के ही पेड़ लगे होते हैं। तो जो उनका टाइम होता, जब उनमें फूल खिलने का टाइम आता, जो कि फरवरी के लास्ट से मार्च तक जो रहता है, उस टाइम पे सारे किसान भाई अपने जो मधुमक्खी पालक हैं वो सभी अपने डब्बों को लेके वहाँ पे जाते हैं और डब्बे वहाँ रख देते हैं। हाँ जी, डब्बे, ये मक्खी में सबसे अच्छी चीज़ ये है, आप इनको जहाँ ले जाना चाहें वहाँ पे इनको ले जा सकते हैं। ये कोई आपका एक जगह नहीं रहेगा, आप इन्हें कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। तो आप जब वहाँ जाएंगे, जो उनका 15 से 20 दिन का जो टाइम है जब फूल आएगा, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा है लीची में ही फूल है, तो बाय डिफॉल्ट वो जो हनी होता है लीची का होता है। इसके अलावा मैं ये नहीं कहूंगी कि वो 100% लीची का ही होगा, उसमें 70%, 60-70% लीची होगा कि नेक्टर होगा, रस होगा, और बाकी जितने भी रैंडमली लगे हुए हैं 30-40% जो भी है जिन फूल में होगा वो मिक्स रहता है। मतलब कह सकते हैं हम कि जिस क्षेत्र का होता है, जिस फसल के पास का होता है, उसका स्वाद
और उसका अपन स्पेशल बन जाता है, वो विशेष बन जाता है। हाँ जी। नेहा जी, आपसे आगे हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बस अभी उपस्थित हुए। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा
सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। उपयोगी जानकारी के अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा जो सजीव फोन इन कार्यक्रम है वो मीठा मीठा है, मतलब मधुमक्खी पालन की रोजगार की संभावनाओं पर आधारित है। और हमारे साथ उपस्थित हैं नेहा राय, मधुमक्खी पालन विशेषज्ञ हैं। फोन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं और मधुमक्खी पालन के विषय पे आपके जो भी आपके प्रश्न हैं, शंका है, समाधान है, वो हमसे बात कर सकते हैं। मैम, हम बात कर रहे थे कि मधुमक्खी पालन किस तरह से किया जाए। आपने मधुमक्खी के बारे में बताया। मधुमक्खी से शहद निकालना सबसे टेढ़ी खीर है। उसका सही तरीका क्या है? इसे स्टोर करते समय, से भंडारण करते समय हमारे किसान भाई किस बात का ध्यान रखें कि एक आम इंसान भी अगर निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकता है? इसकी सही प्रक्रिया बताएं। इसकी सबसे सही प्रक्रिया ये है, सबसे पहले ये देखें कि क्या जो छत्ते हैं उनमें शहद ठीक से भरा भी है। कैसे चेक करें इसको आप जब आप मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लेंगे तो आपको पूरा ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि आपको कैसे फ्रेम निकालना है और किस तरीके से ये चेक करना है कि उसमें क्या किस चीज की कमी है, क्या चीज मिल रहा है, पोलेंस है या नहीं, शहद है या नहीं। तो जब शहद पूरा फुल हो जाए तो ये गलती ना करें कि वो सील पैक नहीं हुआ है और कच्चा शहद ही निकाल लिया जाए इस सोच में कि हमारे पास ज्यादा शहद हो। वो एक टाइम के बाद फर्मेंट होने लगता है, खराब होने लगता है, उसमें फंगस आने लगता है। तो सबसे पहले उसे पूरी तरीके से पकने दिया जाए, जो कि मधुमक्खी खुद करती है। अपने पंख से उसका जो मॉइस्चर है उसको पूरा उड़ा देती है। तो ये इस चीज का खास ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ जैसे जब पूरा फुल हो जाता है तो आपको एक मशीन आती है। मैम, आगे हम चर्चा जारी रखेंगे। महेंद्र पटेल हैं दमोह से, हम उनसे बात करेंगे। जी, स्वागत है आपका। प्रश्न कीजिए महेंद्र जी। नमस्ते मैडम, रेकवार मैडम को मेरा नमस्कार है, विशेषज्ञ मैडम को भी मेरा नमस्कार है। मेरा प्रश्न ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं तो वो मतलब कहाँ संपर्क करें, इसके मतलब इससे जानकारी मिल सके, जिला लेवल पर या तहसील लेवल पर, या ग्रामीण क्षेत्र के किसानों में जो डर बना है कि मधुमक्खी काटते हैं तो उनसे डर के कारण वो पालन नहीं कर पाती, तो ऐसी प्रशिक्षण या कोई सरकारी संस्थान जो उनको किसानों को बेहतर जानकारी दे सके, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। इन शब्दों के साथ नमस्कार जी। आपको किसी भी तरीके की कोई भी सहायता चाहिए मधुमक्खी पालन से रिलेटेड, आप केवीके जाएं, कृषि विज्ञान केंद्र, आपको वहाँ पूरी तरीके से सहायता की जाएगी। इसके साथ साथ आप उद्यानिकी विभाग जाएं, वहाँ पे भी आपको इसके लिए पूरी सहायता की जाएगी, ठीक से प्रशिक्षण भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप नाबार्ड जा सकते हैं, वहाँ पर भी ऐसे ट्रेनिंग, ये प्रशिक्षण के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम हमेशा होते रहते हैं। तो आप कहीं पर भी जाएं, आपको पूरी तरीके से सहायता मिलेगी और डरने की कोई बात नहीं है। मधुमक्खी काटती नहीं है जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं आसानी से। जी, हम बात कर रहे थे शहद निकालने की प्रक्रिया की। जी, शहद निकालने के लिए एक मशीन आती है जो कि बहुत ही आसान है, मैनुअल प्रोसेस होता है। वो एक जैसे वॉशिंग मशीन काम करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, उसी पे वो काम करती है। आपको आराम से फ्रेम निकाल के लाना है। पहले तो जो मशीन को है वो जहाँ डब्बे रखे हैं उससे थोड़ी दूरी पे रखें ताकि मक्खियाँ अट्रैक्ट होकर शहद के पीछे ना आए। हाँ जी, तो इसके लिए मशीन रखते हैं, फ्रेम्स निकाल के आसानी से लेके आए। उसमें ऊपर जो मैं बात कर रही थी कैपिंग की, जो मोम से उसको चिपका दी, पूरा पैक कर देती हैं, एक तरीके से ढक्कन लगा देती हैं। उसको एक चाकू की सहायता से हटा लें, उसमें फ्रेम में डाल के और हाथ से घुमाने से पूरा शहद निकल आता है, आप उसको निकाल लें। इसके बाद सबसे ज़रूरी ये है, उस शहद को आप कभी गर्म ना करें, बस उसे जो भी करना है, एक आप कपड़ा लें, सूती का कपड़े से उसको छान लें और उसको किसी भी कांच की बोतल में पैक करके रख दें। प्लास्टिक में ना करें, धूप में ना रखें, फ्रिज में ना रखें। आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो रहता है, मतलब कि अपने घर में जैसे सारी चीजें रखी रहती हैं उस तरीके से किसी भी कांच के जार में या कांच की बोतल में पैक करके रख दें। शहद कभी खराब नहीं होगा, शहद जमता है, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। और ये जमेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब हो गया है, बस। लेकिन इसको सही तरीके से निकाला जा सही तरीके से निकाला जा सकता है, आप सही तरीके से इसको रख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है।
ये तो मधुमक्खी पालन में हमें एक तो शहद मिल गया, और क्या क्या ऐसा हमें वो मिल सकता है उत्पाद जिससे हमारे लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए फायदेमंद हो सकता है? किसान भाइयों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है वो तो यही है कि वो करें शहद के लिए नहीं, मोम के लिए नहीं, सबसे ज्यादा वो जो खेती कर रहे हैं उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए। आप जो जहाँ भी डब्बे रख रहे हैं, अगर आपने भिंडी में रखे हैं, लौकी, गिलकी, ककड़ी, किसी भी चीज में आपने डब्बे रखे हैं, अगर आपको एक हफ्ते में 100 किलो ककड़ी मिलती है तो आप यकीन मानिए आपको 150 किलो ककड़ी तक भी मिल सकती है मधुमक्खी पालन रखने से। अगर आपके खेतों में, फसलों में किसी भी तरीके में आपके फूल गिरने की परेशानी है, आपको ऐसा लगता है कि फूल खिल रहे हैं पर गिर जाते हैं, वो फल में नहीं बदल रहे हैं, तो उसके लिए आप मधुमक्खी पालन करें। आपका जितने भी डब्बे जो मक्खियां हैं, आप परागकरण की अभिक्रिया बहुत अच्छे से करेंगी, आपके सारे फूल गिरना बंद हो जाएंगे और वो फल में कन्वर्ट होंगे। सबसे ज़रूरी एक और चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है, मतलब जो मैं आपको बता रही थी इसमें डब्बे के लिए, आप डब्बे रखें। और सेकंड, सॉरी, एंड द नेक्स्ट चीज़ जो मैं बोल रही थी, सॉरी, आप एक बार सवाल आपको बताएं। किस तरह से हमारे जो किसान भाई है उसका उत्पाद और बढ़ सकता है? ये मतलब जैसे हमें शहद तो मिल ही गया, और क्या क्या मिलता? मोम मिलता है। हाँ जी, इसके अलावा आपका मेन जो खेती का हो गया है ये तो है ही, इसके साथ साथ आपको शहद मिलेगा, मोम मिलेगा, प्रपोलिस मिलेगा, पोलन मिलेंगे, इतनी सारी चीजें आपको मिलती हैं। इनके फायदे, शहद का फायदा सभी को पता है, शहद सभी को खाना चाहिए डेली। मोम से आप कुछ भी मोम बना सकते हैं। आजकल जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो भी साबुन वगैरह हो गया, वो मोम से बनाए ज़्यादा फायदा करता है। इसके अलावा प्रोपोलिस हो गया जो कि दवाइयों उससे बहुत सारी बनती हैं, ये करें। पोलन हो गया, पोलन को आप सुखा लें, धूप में सुखा लें, उसके बाद आप इसे एक 1/4 टीस्पून से मैं कहूँगी इससे स्टार्ट करें। एंड ये सब एक साथ ना खाएं, बच्चों को ना दें, या तो आप किसी से पूछ लें, या शुरुआत में 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच मतलब खाना स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा 1/4 मतलब आधा चम्मच से भी आधा दवा के तौर पे खाना शुरू करें। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं जो आपको सीधे सीधे मिलेंगे। औषधीय गुणों से भरा हुआ है कुल मिला के मधुमक्खी पालन, है ना, कि मतलब शहद तो मिलेगा ही मिलेगा, मोम तो मिलेगा ही मिलेगा, पोलिस भी मिलेगा और बाकी चीजें भी मिलेंगी। हाँ जी, हमारी जो भारत सरकार है वो बहुत ज़्यादा इस बात पे जोर दे रही है कि हमारे किसान भाई जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खी पालन करें। महिलाओं के लिए ये उद्योग कितना लाभकारी है, इसमें कितनी सहायता हो सकती है महिलाओं के लिए? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं भी एक महिला हूँ और मैं काफ़ी टाइम से मधुमक्खी पालन कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मधुमक्खी पालन है महिलाओं के लिए बहुत अच्छा इसलिए भी है क्योंकि अक्सर महिलाओं को घर के काम काज से टाइम नहीं मिलता है। वो कुछ करना तो चाहती हैं पर उन्हें पता नहीं है कि वो क्या करें। वो ये बहुत अच्छे से कर सकती हैं क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। आपको 7 दिन में बस एक बार जाके डब्बों को खोलना है, उनको चेक करना है कि मक्खियों को खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उनको किस चीज़ की कमी है, क्या यहाँ कोई परेशानी आ रही है, बस ये देखना होता है। इससे ज़्यादा उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, कम लागत, कम परिश्रम और कम समय में, है ना, अच्छा काम हो सकता है। बस थोड़ी सी जानकारी और प्रशिक्षण की कमी रहती है, तो वो पूरी करें और अच्छा मधुमक्खी पालन करें। मीठा मीठा ये सफ़र नेहा मैम हमको यहीं समाप्त करना पड़ेगा, समय हो रहा है। बहुत अच्छी जानकारी आज हमने अपने सजीव फोन इन कार्यक्रम में देखी है और आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दिया। इसका लाभ ज़रूर लेंगे आप हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं किसान भाइयों, नमस्कार। धन्यवाद।